नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बता दें। फिलहाल भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें सीमा पर एलएसी पर भारतीय सेनाओं ने की है बड़ी बढ़त। आपको बता दें चीन के खिलाफ बौखलाए चीन ने 1959 का दिया हवाला। बता दें आपको बता दें कई चोटियों पर कब्जे के बाद पूरी तरीके से बैकफुट चीन पर आ चुका है चीन। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है चीन को सबक सिखाने, क्योंकि 1959 की बात कर रहा चीन और अब उसको सबक सिखाने के लिए एलएसी पर 1000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें तैनात कर रहा है भारत। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन की मनसा दशा ठीक नहीं दिख रही है और युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कोरोना से भी खतरनाक चाल चल रहा है चीन। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में महाजल संकट का खतरा पैदा हो सकता है, बना रहा है सुरंग। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है और जबरदस्त तरीके से बेइज्जती हुई है। इस बीच चीन की वजह से न चाहते हुए भी पीओके में ये कदम उठाने को मजबूर है पाकिस्तानी सेनाएं। जी हां, दरअसल ये बड़ी अपडेट जानेंगे 5वें प्रांत के रूप में, लेकिन इसके पीछे के जो खुलासे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके निकल के आ रहा है, जहां पर चीन से धोखा खाने के बाद अब भारत से फिर से करीबी बढ़ाने लगा श्रीलंका। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश न केवल चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा बल्कि देश के दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा, और अगर आपको भी इंडियन आर्मी में पूरी तरीके से भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके समर्थन दर्ज करें और कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल एलएसी पर भारत की सेनाएं हुई आक्रामक और कई जगहों पर बढ़त हासिल की है, बौखलाई हुई हैं चीन की सेनाएं। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल चीन ने लद्दाख के संवैधानिक वजूद और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठा दिया है। इस मुद्दे उठाने के पीछे चीन की वो आक्रामकता, जिसके बाद भारतीय सेनाओं ने कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि रणनीति और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उन चोटियों पर भारतीय कब्जे के बाद अब चीन बैकफुट पे नजर आ रहा है और भारतीय सेनाओं से मुकाबला नहीं कर पा रही हैं चीन की सेनाएं। और यही कारण है कि अब चीन फिलहाल 1959 का हवाला देने लगा है। उसका कहना है कि 12 ऐसी चोटियां हैं जो भारत 1959 में वो चीन को दे चुका है। ऐसे में उन चोटियों को खाली करे, उसके बाद भारत से बातचीत किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने स्पष्ट तरीके से चीन और भारत के बीच शांति वार्ता के बीच बातचीत कर रहा था, लेकिन चीन ने अब एक बार फिर से 1959 का हवाला देकर कहीं न कहीं अपने मनसा जाहिर कर दी है कि फिलहाल वो भारत के साथ शांति नहीं चाहता है। और यही कारण है कि आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय सेनाएं आक्रामक मोड में पूरी तरीके से एलएसी पर है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी खुली छूट दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि चीन अब लगातार उन्हें 12 से 14 चोटियों की बात कर रहा है जो नई सिचुएशन में एलएसी थी। उनका कहना है कि उस चोटियों को लेने के बाद, यानी उसके कब्जे में जाने के बाद, तब एलएसी को डिफाइन कर रहा है। भारत का कहना है कि अभी जहां जिस सिचुएशन में चीन है, पूरे अक्साई चीन को हमारे कब्जे में किया जाए, उसके बाद हम एलएसी की बात करेंगे। भारत की तरफ से ये कहना है। और आपको बताएं आक्रामक सेनाएं को देखते हुए फिलहाल चीन अब 1959 की दुहाई देने लगा है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से भारत ने बढ़त हासिल की है और ये बड़ी बढ़त हासिल की है, क्योंकि आपको बता दें कि चीन से इस समय युद्ध भी करने के मोड में नहीं है भारत से चीन। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दूसरी बड़ी अपडेट, चीन को सबक सिखाने के लिए एलएसी पर 1000 किलोमीटर की रेंज हुए मिसाइलें तैनात कर दिया है भारत ने। आपको बता दें पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पे पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच सेना कमांडर स्तर की कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चीन अभी भी अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार नहीं है। चीन की इसी अकड़ को तोड़ने के लिए भारत ने अब वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दिया है। भारत इन मिसाइलों के सीमा पर तैनात कर चीन के साथ पाकिस्तान को भी अपनी ताकत दिखाना चाहता है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत में अगले महीने होने वाले 7वें परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से निर्भय ऊप क्रूज मिसाइल को भारतीय सेना और नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस मिसाइल को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तैयार किया है। आपको बता दें रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने निर्भय सबसोनिक मिसाइल की औपचारिक शुरुआत को मंजूरी दे दी है और ये एलएसी पर लगने के बाद चीन की हवाइयाँ निकली हुई हैं और यही कारण है कि अब वो 1959 की बात याद दिला रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कोरोना से भी खतरनाक चाल चल रहा है चीन।
दरअसल भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में हो सकता है महाजल संकट का खतरा। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे चीन अब अपने जिनजियांग प्रांत को अमेरिका के कैलिफोर्निया की तर्ज पर विकसित करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन इस चाल में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा। दरअसल चीन भारतीय उपमहाद्वीपों में बहने वाली दो विशाल नदी ब्रह्मपुत्र और सिंधु की धारा को बदलने में लग गया है, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के इस कदम का मकसद पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। उन्होंने सलाह दी है कि ड्रैगन की इस चाल को नाकाम करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी और उसके साथ ही बहुपक्षीय फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे भारत को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत से सटे सीमा पर सटे तमाम लोगों को दिक्कतें आ जाएंगी। दरअसल सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही विशाल नदियां तिब्बत से शुरू होती हैं। सिंधु नदी पश्चिमोत्तर भारत से होकर पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिरती है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश में जाती है। ये दोनों ही नदियाँ दुनिया की सबसे विशाल नदियों में से शामिल हैं। चीन कई सालों से ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा को बदलने की बात कर रहा है, और अगर ऐसा होगा दोस्तों तो आने वाले समय में जल संकट भी पैदा हो जाएगा, और ये चीन ने एक खतरनाक हथियार के तौर पर चीन इस्तेमाल करना चाहता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। UNHRC में भारत बोला हमारी छवि खराब कर पाकिस्तान नहीं छिपा सकता है हजारों अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को। आपको बता दें, खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप झेल रहा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी पवन बाड़े ने कहा है कि फिलहाल अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश में ये सच नहीं बन जाएगा। पाकिस्तान से हजारों अल्पसंख्यक भाग रहे हैं। भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के भारतीय नेतृत्व के खिलाफ जहर उगलने से लेकर घेरा और देश में अल्पसंख्यकों के हालात पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात पर हैरान नहीं हैं कि पाकिस्तान धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने में इतनी बखूबी लगा हुआ है और हमारे नेतृत्व के खिलाफ नफरत भरे भाषणों से निशाना साध रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की नफरत भरी संस्कृति उसे मानवाधिकारों के प्रति आधुनिक विचार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ असहिष्णु आगे हो जाने के लिए कैंडिडेट। तो आपको बता दें, UN में भारत ने पाकिस्तान को लथाड़ा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। चीन से धोखा खाने के बाद अब भारत के साथ फिर हुआ श्रीलंका। कहा चीन धोखेबाज है। दरअसल श्रीलंका के तेवर एक बार फिर बदलते दिख रहे हैं। वह लगातार भारत से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच वर्चुअल बातचीत का काफ़ी सार्थक बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हम्बनटोटा वाले मामलों में चीन से धोखा खाने के बाद श्रीलंका अब दक्षिणी एशिया में अपनी पक्ष तय करने की तैयारियों में है। आपको बता दें कि फिलहाल शनिवार को ही बातचीत में PM मोदी ने श्रीलंका में रहने वाले अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के साथ शक्तियों के विकेंद्रीयकरण करने वाले श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने की अपील कर दी है। मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म से जुड़े संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $1.5 करोड़ की मदद की भी घोषणा कर डाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। PM ओली के दावे के बाद अब नेपाल 40 एकड़ में बनाने जा रहा अयोध्यापुरी धाम। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के विवादित दावे के बाद अब नेपाल ने अयोध्या बनाने की ठान ली है। नेपाल के चितवन जिले में नगर पालिका 40 एकड़ की ज़मीन पर अयोध्यापुरी धाम का निर्माण करने जा रही है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक चितवन जिले की मांडी नगर पालिका ने अयोध्यापुरी धाम बनाने के लिए 40 एकड़ ज़मीन आवंटित करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने दावा किया कि चितवन में ही भगवान राम का जन्म हुआ था और असली अयोध्या भी यही है। नेपाल नेशनल न्यूज़ एजेंसी से मांडी के मेयर ठाकुर प्रसाद धाकल ने बताया है कि 29 सितंबर को ही बैठक में धाम को लेकर फैसला किया गया था। आपको बता दें कि ओली ने भारत की अयोध्या को नकली कहा था, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन अब नकली अयोध्या स्वयं KP ओली बनाने जा रहा है। चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि फिलहाल आज भारत पहुँचने जा रहा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अभेद किला एयर इंडिया 1। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका से आने वाला VVIP विमान एयर इंडिया 1 आज दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच सकता है। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दे दी। आपको बता दें कि फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 बोइंग 777-300
विमान लगभग तैयार हो गए हैं। सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि एयर इंडिया वन अग्रिम और सुरक्षित संचार प्रणाली से लैस है, जो कि हैक के लिए या फिर टैप के लिए भी बिना मध्य हवा में ऑडियो और वीडियो संचार फंक्शन का लाभ उठा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए नए डिज़ाइन किए गए VIP विमान आज अमेरिका से आ रहा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। भारत में कोरोना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़े वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी, PM मोदी करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि फिलहाल इंटरनेट आधारित समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली और इंटरनेट के एक ही जैसी बड़ी तकनीकी छलांग माना जा रहा है। वहीं कोरोना संकट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत को नए मायने दे दिए हैं। ऐसे में भारत अगले सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़े वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। रेंज 2020 नामक इस सम्मेलन का उद्घाटन PM मोदी करेंगे। रेस्पॉन्स AI फॉर स्पेशल एम्पावरमेंट का आयोजन भी किया जा रहा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल हाथरस कांड में नया U-टर्न हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दिया बड़ा बयान, नहीं हुई दुष्कर्म की पुष्टि, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, देश भर में चर्चा का केंद्र बने हाथरस कांड को लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। कहा गया है कि हाथरस मामले में मृतक लड़की से दुष्कर्म नहीं हुआ था। आगरा में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के बाद ये दावा यूपी पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने किया है। उन्होंने कहा है कि मामले को अनावश्यक तूल देकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, फिलहाल हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को चर्चा की, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो कि मामले की जांच कर रही है। वहीं सफदरगंज हॉस्पिटल की रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, दरिंदगी की शिकार लड़की ने 16 दिन बाद मंगलवार को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था, लेकिन इसमें खूब राजनीति भी हुई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं, जहां पर आज राजनीति ही का शिकार यूपी हुआ है। आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सुबह से ही कांड चल रहा है। आपको बता दें, हाथरस गैंगरेप को लेकर कांग्रेस पार्टी हाथरस के पीड़ित एक परिवार से मिलने जा रही थी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रभारी यूपी महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ जा रही थी, लेकिन आपको बता दें, फिलहाल यूपी की पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया है, जिसके बाद खूब धक्का मुक्की भी हुई। लगभग 2-3 से 4 किलोमीटर पैदल भी राहुल गांधी जाने लगे और ये मामला लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी को आखिरकार एक बार फिर से उन्हें वापस दिल्ली जाना ही पड़ा। आपको बता दें, फिलहाल वो दिल्ली के लिए अब निकल चुके हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बिहार चुनाव को लेकर NDA में सीटों के बंटवारे पर आज अंतिम मुहर। नड्डा के घर हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान किए जाएंगे। चुनाव आयोग पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। वहीं बिहार चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा NDA में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बैठक के बाद NDA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मुहर लगने की संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तो कोरोना काल में हो रहे पहले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोग चुनावी संबंधी दिशा निर्देश भी जारी कर चुका है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। ड्रग्स केस में आया शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल का नाम। NCB अफसर के हवाले से दावा। जी हाँ, सुशांत सुसाइड केस के मौत के मामले में ड्रग्स एंगल मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। बॉलीवुड की नई कई नामचीन चेहरे अब जांच एजेंसी के रडार में आ गए हैं। सुशांत की खास दोस्त रिया चक्रवर्ती जेल में है, तो केस में अब तक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह जैसी बड़ी एक्सेस से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है। अब दीपिका के को स्टार रह चुके बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल का भी नाम जुड़ गया है। NCB अफसरों के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शाहरुख खान के घर अर्जुन रामपाल ड्रग्स लेकर जाते थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो NCB की पूछताछ में ड्रग्स पेडलर ने बॉलीवुड के 4 बड़े एक्टर्स के नाम लिए हैं। ये 4 एक्टर शाहरुख खान, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल और डिनो मोरिया बताया जा रहा है, यानी SRA। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सब रडार में लिए जा सकते हैं।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल आपको बता दें रवि किशन को मिली वायु सुरक्षा श्रेणी, बोले मेरी आवाज़ हमेशा सदन में गूंजती रहेगी। बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद संसद में भोजपुरी एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने मानसून सत्र के दौरान संसद में बॉलीवुड में ड्रग्स पर बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली थी। रवि किशन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। इस बात की जानकारी खुद रवि किशन ने दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार असेंबली चुनाव को देखते हुए रामदास आठवले ने भी ठोंकी ताल, एनडीए को समर्थन देने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बुधवार से बिहार के दौरे पे हैं। पटना एयरपोर्ट पर रामदास आठवले ने कहा है कि फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बिहार के कई जिलों में सक्रिय है। बिहार चुनाव हमारी पार्टी में भी उतरने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस दौरे में हम सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात करेंगे और हम यहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर देंगे। यहाँ पर भी ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन की वजह से न चाहते हुए भी POK में कदम उठा रहा है पाकिस्तान। कश्मीर के विवादित इलाके गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत बनाने जा रहा है। पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान मामलों के केंद्रीय मंत्री अली आमिन गंजापुरा ने ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अली आमिन ने कहा है कि इमरान खान जल्द ही कश्मीर इलाके का दौरा करेंगे और इस संबंध में औपचारिक ऐलान करेंगे। पाकिस्तान सरकार के इस कदम को लेकर हलचल तेज हो गई है और इस कदम के तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। गिलगित बल्टिस्तान के पत्रकारों के एक प्रतिनिधि दल से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करने के बाद केंद्र सरकार ने गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को संवैधानिक अधिकार देने का फैसला किया। हमारी सरकार ने यहाँ के लोगों को जो वादा किया था उसे पूरा कर रही है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं, हालांकि भारत ने चेतावनी भी दे डाली। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।